नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सवाल हमेशा यही खड़ा रहता है एक निर्दोष पति के आगे जिसने कभी अपनी बीवी को एक चांटा भी नहीं मारा और उसकी बीवी खुलेआम उसे बदनाम कर रही है भरी कोर्ट के अंदर। खूब मारा है जी, खूब पीटा है जी, दहेज मांगा है। लव मैरिजेस में भी दहेज मांगा है। जहां लव मैरिज हो गई वहां पर भी हमने दहेज दिया था, धूमधाम से शादी की थी, जबकि मंदिर में शादी हो रही है। ये सब चीजें, इन सब चीजों के खिलाफ आखिर आपने कुछ सबूत तो दिए होंगे, कुछ तो बात कही होगी। हाँ साहब ठीक है, मैंने कभी दहेज नहीं मांगा और कभी मैंने इसका कभी कोई शोषण नहीं किया और ये जो सब कर रही है। या कई बार ऐसा होता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि दिक्कत ये आ रही होती है कि आपने कुछ नहीं किया, आपके पास सबूत भी नहीं है, मगर सबूत तो आपकी वाइफ के पास भी नहीं है, बावजूद उसके मेंटेनेंस लग जाता है। और जो मेंटेनेंस लग जाता है तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अंदर ही अंदर एक आघात पे आ जाते हैं। आपकी काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि ऐसी औरत जो सक्षम है वो भी इसमें फायदा उठा लेती है। जिसको मारा पीटा नहीं गया या जिसको आपने छोड़ा नहीं गलती से, आप तो उसको मनाने समझाने में लगे रहे, वो भी आपसे मेंटेनेंस ले लेती है। मतलब कैसे भी करके मेंटेनेंस तो लगना ही है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन हमेशा आपके बगल में ही बैठा था। दिक्कत क्या थी कि आपने उस तरह से, उस एंगल से उसको देखा नहीं। मेरी इस बात पे शायद आपको कुछ अजीब सा लग सकता है कि मुझे क्यों कहा जा रहा है। देखिए, हम अगर कहीं चूक रहे हैं तो हमें ईमानदारी से ये बात माननी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसलिए चूक जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है। हमसे जो कहा जाता है हम वैसे ही आंख बंद करके कर देते हैं, हमसे जो करवाया जाता है वो भी हम कर देते हैं। यानी कि हम इस पर प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगा रहे कि अगर लड़की झूठ बोल रही है, लड़की गलत बोल रही है, तो उसे क्रॉस एग्जामिन क्यों नहीं किया, उसे चेक क्यों नहीं किया गया? उसकी कहीं तो उसे चेक होना चाहिए। मैं अगर कोई बात कर रहा हूं तो मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? तो आज का जो वीडियो है वो इसी संदर्भ में है। नॉलेज बहुत जरूरी है, इसके लिए हम कोर्सेज चलाते हैं, क्रैश कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड वर्जन है। आप अगर खुद अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि अपने केस के अंदर जल्दी जल्दी फ्री हो, मान लीजिए 100% अगर आपका एफर्ट लगने वाला है तो 25% ही लगे और उतना ही आपका टाइम पैसा लगे, यानी काफ़ी कम में आप केस से बाहर आ जाए, तो ये इस चीज़ के लिए होते हैं कोर्सेज, मेन कोर्सेज। और इसमें मैं और मेरी टीम जो आपके साथ इन्वॉल्व होकर आपको इसमें सपोर्ट करती है। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। वो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि इस वक्त आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं और कोई सोल्यूशन चाहिए, तो फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। और बात करने के लिए सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज का यूज़ करें, कॉल नहीं करें। कॉल नहीं उठाते बिना अपॉइंटमेंट बुक हुए। अपॉइंटमेंट बुक होगा मैसेज के थ्रू, फिर बात होगी। दोस्तों, आज एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या कहता है 125 सीआरपीसी पत्नी को मेंटेनेंस दिलाने के संदर्भ में। मैं चाहता तो पूरी डेफिनेशन समझा देता, पर इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे जरूरी चीज है, आपकी पत्नी एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर लेके जाती है। आपको कहा जाता है आपके वकील साहब द्वारा, जाइए एक रिप्लाई भर देते हैं इसके खिलाफ, जो उसने पिटीशन डाली है उसके खिलाफ हमें रिप्लाई देना है। बिल्कुल मत दीजिए, ऐसा कहीं रूल नहीं है कि पिटीशन के खिलाफ रिप्लाई देना है। आपको तो ऑब्जेक्शन है ना, अभी भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हाँ या ना बताइए, आपको ऑब्जेक्शन है ना कि उसने गलत बोला? वो नहीं बोला, जो हुआ ही नहीं था उसके बारे में बताया गया है, जिसके बारे में आप जिम्मेदार ही नहीं है। तो इस सारी सूरत से बाहर आने के लिए आप सबसे बढ़िया बात है कि आप आपत्ति दर्ज कराइए, ऑब्जेक्शन दीजिए कोर्ट के अंदर। जब आप ऑब्जेक्शन देंगे कोर्ट में तो क्या होगा? रिजल्ट आएगा आपके फेवर में। कैसे? इसको बात को समझिए। अभी मैंने क्या कहा वीडियो के प्रारंभ में कि सॉल्यूशन आपके बगल में बैठा था। डेफिनेशन ऑफ लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ पे जाइए। जिस डेफिनेशन ऑफ लॉ को आप फॉलो करेंगे तभी आपको रिजल्ट आएगा। ये ऑब्जेक्शन वाला वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको दोबारा डाल दूंगा, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो आप प्लीज इस बात को समझिए कि ऑब्जेक्शन जो है वो आप डालिएगा। जब आप ऑब्जेक्शन डालते हैं तो ये एक चीज होती है कि ऑब्जेक्शन डालते ही पत्नी की तरफ सिक्का उछल जाता है। अब पत्नी को इस बात का जवाब देना है, यानी रिप्लाई आपको नहीं, पत्नी को देना है कि ये ऑब्जेक्शन आए। सबसे बड़ी बात, जहां से 125 सीआरपीसी शुरू होती है, यानी सेक्शन जो उसका सब क्लॉज 1 है, उसके अंदर बकायदा ये चीज कही गई है। उसका जो पार्ट 1 है उसमें सबसे पहले यही लाइन लिखी हुई है कि अगर पति जो खुद समर्थ है उसके द्वारा रिफ्यूज किया गया या फिर उसको जो है निग्लेक्ट किया गया कि वो उसको मेंटेन नहीं करेगा, इसका प्रमाण अगर पत्नी देती है तो वो कर सकती है। बयान से प्रमाण साबित नहीं होता, बयानों को चैलेंज किया जा सकता है, सबूत मांगे जा सकते हैं। और इसके लिए फिर मैंने कहा, जैसा कि मैं कह रहा हूं, आपत्ति आपको दर्ज करानी पड़ेगी, ऑब्जेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा कोर्ट के सामने। ये ऑब्जेक्शंस हमेशा एफिडेविट के साथ होनी चाहिए, यानी जिसे हम बहुत साफ सुथरे सीधे साधे शब्दों में कहें, शपथ पत्र के साथ होनी चाहिए। यानी आप जब सारी बात अपनी लिख दें ऑब्जेक्शन के रूप में तो शपथ पत्र दें कि जो बात मैंने अपनी जानकारी, उपलब्ध जानकारी के हिसाब से बताई, या जो भी चीज़ है उसके हिसाब से आप सशपथ ये बात मानते हैं। तो वो हालांकि लंबी लैंग्वेज है तो हमने तो एक सिंपल एग्जाम्पल दिया। दूसरी चीज़, अगर वो निगलेक्ट और रिफ्यूज होने वाली बात नहीं बता पा रही, बस वो अपनी कहानी बता रही है, इन्होंने मुझे मारा पीटा, इन्होंने, अरे मारा पीटा ठीक है यार, ठीक है हो गया, जरूरी ये है कब मारा, किसने मारा, क्या प्रमाण है,
ये ऑब्जेक्शन की ताकत। रिप्लाई में ये ताकत नहीं होती, नहीं किया, हमने नहीं किया, आपने कह दिया, जज साहब ने ध्यान नहीं दिया। आप डेफिनेशन पे जज साहब की उस पावर को रोक सकते हैं जो उन्हें सुमोटो पावर या डिस्क्रिप्शन पावर देती है कि उन्हें लगा हाँ ठीक है पति जस्टिफाई नहीं कर पाया। जब आप उसे ऑब्जेक्शन डालते हैं तो फिर जज साहब के हाथ रुकते हैं आपके खिलाफ कोई ऑर्डर करने के लिए। अब जरूरी चीज आ जाती है कि वाइफ कौन है 125 सीआरपीसी के हिसाब से। तो या तो वो आपने उसे डाइवोर्स कर दिया है, डाइवोर्स करके छोड़ दिया है वाली पोजीशन पे हो, या फिर वो ऐसे हालात बन गए हैं कि उसे डायरेक्ट ऑब्टेन अ डाइवोर्स वाला वर्ड उसे यूज करा गया है 125 सीआरपीसी में। तो ऐसे हालात बन गए हैं कि उसे डाइवोर्स के लिए जाना पड़ रहा है, यानी अलग होने की ऊपर वाले रीजन से कनेक्शन जोड़िए, अलग होने की आपने कोई ना कोई उसको कवायद दे दी है, कोई वजह दे दी है। तो इस वजह से या तो आपने उसको डाइवोर्स किया या फिर उसने। तो यहां पर ऐसा है नहीं है ना, तो आप अपने ऑब्जेक्शन में डालिए। जब ऐसे हालात नहीं है, मेरी पत्नी अगर इस बात को मानती है कि मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया, जो कि नहीं दिया, संभव है, और या फिर ऐसी स्थिति है कि वो मांग रही है, तो वो परिस्थितियां कौन सी हैं जिसकी वजह से उसको लेना पड़ रहा है। अब अगर ऐसा नहीं है तो मेरे साथ आकर रहे, जो कि 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 4 को खड़ा कर देता है, जिसके अंदर साफ कहा गया है कि पत्नी जो है वो पूरी तरह से ये बात अगर सेटिस्फाई कर देती है कोर्ट को कि वो जो है किसी कारण के साथ अपने पति से दूर रह रही है। अगर कारण नहीं है, कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है, तो फिर उस वजह से उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये कहता है 125 सीआरपीसी का सब क्लॉज 4 कि बिना युक्तियुक्त कारण, अगर वो बिना किसी कारण ही अपने पति के साथ रह रही, तो उसके जो झूठे कारण हैं उनको हमने काट पैदा करी। जब काट पैदा की तो ये बेनिफिट आया। अब एक चीज जो मैंने यहां कही, विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, ये आप जैसे ही दोनों चीजें पैदा करते हैं तो सब क्लॉज 4 एक्टिव हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है, वो वहां पर आपको सपोर्ट करता है कि रीजन नहीं है सफिशिएंट मेरी वाइफ के पास, वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो रिप्लाई को ऑब्जेक्शन की तरह देंगे तो ज्यादा अच्छी तरह, यानी रिप्लाई देना ही नहीं है, ऑब्जेक्शन लगाएं। ये तो ये है डेफिनेशन आपके पास हमेशा थी, आपने कानून कभी नहीं पढ़ा, इंटरेस्टेड भी नहीं है, आप सिर्फ ये वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इससे रास्ता नहीं निकलेगा। आपको नॉलेज तो ग्रैब करनी ही पड़ेगी, और जब नॉलेज आती है तो फिर बात कटती है। इसीलिए हमारे वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि वो नॉलेज से सराबोर होते हैं। हमें भी बैक ऑफ द माइंड ये नॉलेज होती है, इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि इसको फैमिलिस्ट लॉ मत मानिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस जो गलत कोर्टों में की जा रही है कई कानूनी सलाहकारों द्वारा, उसका नुकसान है आपको, जिसकी वजह से ये सब हालात पैदा होते हैं। लगता है आपको कि शायद फैमिलिस्ट लॉ फैमिलिस्ट नहीं है। आप थोड़ा तरीके से अगर इसको मैनेज करेंगे तो लॉ ही ये वाला आपको सपोर्ट करेगा। झूठी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा झूठा केस लगाने के एवज में, इवन उसने जो गलतियां की हैं, क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा का आजकल जब भी मेंटेनेंस मांगा जाता है एफिडेविट लगाना पड़ता है, इनकम एफिडेविट, और ये हमेशा पहले पत्नी से ही मांगा जाए, क्योंकि वो उसमें अपने जो झूठ सच लिखेगी वो लिखेगी। आप पहले देंगे तो अपनी तैयारी करके रखेगी और उसके हिसाब से ही वो अपना एफिडेविट तैयार करके देगी। तो कुछ बातें वहां छिपाएगी, तो ऑब्वियस है वहां 340 सीआरपीसी की कार्रवाई भी आप अपनी पत्नी के खिलाफ कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम दंड की जो प्रावधान किया गया है रजनीश वर्सेस नेहा वाले जजमेंट के अंदर कि 3 साल की मिनिमम सजा है, और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। अब तो काफी लड़कियों को 5-5, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए का जुर्माना और हर्जाना अपने पति को देना पड़ता है। ये जजमेंट्स आ चुके हैं, तो उन्होंने भी तो कुछ ऐसा चमत्कार किया हुआ। जरा गौर कीजिए, केसेस आसान होते हैं, दिमाग की अंदर की क्लिष्टता, टिपिकलनेस को खत्म कीजिए, अपनी रिजिडनेस से बाहर आइए। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हालात कैसे भी हो, थोड़ा सा फोकस कर जाइए, रिजल्ट आएगा, आपके फेवर में आएगा। और आपके किसी भी स्टेज पे आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा हो, मेंटेनेंस बन गया हो या कुछ भी हो, आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, उसको दोबारा अलग परिस्थिति से उस केस को लड़ सकते हैं। ये आपको एक पुख्ता समस्या का समाधान मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कंटेंट, और अगर आपको लगता है कि आपके अलावा भी कुछ लोग जो परेशान हैं उन तक ये शेयर किया जाए तो बिल्कुल शेयर करें, और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे घंटी का बटन है, उसको दबा के जाएं, और ऑल का एक ऑप्शन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा। मेरे रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, जबकि आप मेरा वीडियो रेगुलर देखने आते हैं तब भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, या आज पहली बार है, अच्छा लगा कंटेंट तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या इफेक्टिव था आज का वीडियो आपके लिए, आपको कुछ ज़्यादा समझ में आया, कुछ